मैं एक बार फिर से पहले 5 मिनट जल्दी से समरी पर बात करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन चैप्टर की। कोई भी फंक्शन चैप्टर, फंक्शन शब्द का मतलब होता है जिसकी ओरिजिन स्टार्ट होती है फ्रॉम द रिलेशन। रिलेशन यानी एक्स और दो ऑब्जेक्ट्स, जिसमें एक को हम एक्स कह रहे हैं और एक को वाई कह रहे हैं। एक्स और वाई के बीच का कोई भी कंजक्शन एक रिलेशन होता है। लेकिन अगर ये रिलेशन यूनिक हो, यानी एक्स की एक वैल्यू पर वाई का सिर्फ एक, और वो भी एक ऐसा मान जो कि बदल ही ना सकता हो, यूनिक वैल्यू हो, तो उसको हम लोग उस रिलेशन को एक नया नाम दे देते हैं, फंक्शन। इसका मतलब हम लोग इसको सिंपल ये कह सकते हैं कि फंक्शन एक तरह से एक्स और वाई को यूनिक रूप से कनेक्ट करने वाला कंजक्शन। दैट्स वाई इसको हम सीधे डिनोट भी एफ ऑफ एक्स से करने लगते हैं। जहां अगर कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, तो हम अपनी तरफ से एक्स प्रोड्यूस कर सकते, एक्स डाल सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब एक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी तरफ से, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जैसे ही हम एक्स की किसी वैल्यू को डालते हैं, एफ ऑफ एक्स के रिजल्ट आते हैं जिसको हम वाई कहते हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। फंक्शन के प्रिंसिपल्स पर हम लोग जो इंपॉर्टेंट बात समझते थे वो केवल एक था कि एक फंक्शन हमेशा यूनिक होता है और हमेशा डिफाइन होता है। इसका अर्थ ये निकला कि अगर हम x की किसी वैल्यू पर फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस वैल्यू को हम उसमें शामिल नहीं करते। इसका मतलब एक फंक्शन ना तो कभी इनफाइनाइट हो सकता है, ना इमेजिनरी हो सकता है, ना इनडिटर्मिनेट हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर किसी फंक्शन में x की ऐसी वैल्यू डाल रहे हैं जिससे वो इमेजिनरी हो रहा है, तो गलत है। इसका मतलब हम तब उसको एक फंक्शन नहीं कह सकते। अब वो डिफाइन भी होना चाहिए, तो इसका दूसरा वाइस वर्सा ये हुआ कि हम उस x की वैल्यू को हम शामिल नहीं करते। इसका मतलब जिन x की वैल्यूज को हम शामिल करते हैं उनका एक सेट बन जाता है। उस सेट को, उस कलेक्शन को डोमेन कहा जाता है। और x की वैल्यू जब हम डालते हैं उससे हमें एफ एक्स के मान मिलते हैं जो y होते हैं। इसका मतलब y का जो कलेक्शन होता है उसे हम रेंज कहते हैं। जब हम लोगों ने फंक्शन को मैपिंग से जोड़ा था, तो हम लोगों ने इसको कॉन्सेप्ट को 4 हिस्से कर दिए थे। पहला 1 1। इसका मतलब अगर x और y के बीच में सिर्फ एक वैल्यू का एक से ही रिलेशन है, तो ये 1 1 मतलब रिजल्ट मिलते हो, तो ये 1 1 मैपिंग कहलाती है और इसे इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। मैनी वन कहने का मतलब x के दो अलग अलग मान अगर y को एक ही जगह इमेज करते हैं, तब इस स्थिति में इसे मैनी वन कहते हैं। ऑन टू, अब ये कंपेरिजन होता था हमारा रेंज और कोडोमेन के बीच में। कोडोमेन वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के लिए पहली बार बोल रहा हूं, इसलिए दोबारा बता रहा हूं। जब हम किसी भी मैपिंग को करते थे, तो हमसे ये कहा जाता था कि ए से बी के बीच मैप करो। इसका मतलब जो ए होता था वो डेफिनेशन होती थी उस फंक्शन की। इसका मतलब वो ये बताता था कि यही वाले एक्स डाल सकते हैं, तो वो तो डोमेन होता था। लेकिन जो बी होता था वो सेट होता था जिसमें हमको सारे मान मिलने के चांस होते थे। तब ऐसी स्थिति में उस बी को कोडोमेन कहा जाता था। रेंज और कोडोमेन का अंतर ये होता है कि कोडोमेन एक वो पूरा सेट होता है जिसके अंदर रेंज होती है। रेंज को ये कहा जा सकता है कि जब आप एफ ऑफ एक्स में कोई एक्स की वैल्यू डालते हैं और वो डिफाइन वैल्यू है, तब जो रिजल्ट्स आते थे वो रेंज, उनका कलेक्शन रेंज कहलाता है। रेंज और कोडोमेन को जब हम कंपेयर करते हैं, तो ये बात याद रखो, रेंज कभी कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब दो केस हो सकता है रेंज कोडोमेन का सबसेट हो, यानी रेंज कम हो, कोडोमेन ज्यादा बड़ा सेट हो, या ये हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है कि रेंज कोडोमेन के बराबर हो। रेंज और कोडोमेन अगर आपस में इक्वल है, तो इसे ऑनटू फंक्शन कहा जाता है, जिसे सर्जेक्टिव भी, फंक्शन के नाम पे जिसे सर्जेक्टिव भी कहते हैं। और अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट है, इसका मतलब कोडोमेन बड़ा सेट है और रेंज उसके अंदर है, तब इस स्थिति में उसको इनटू मैपिंग कहा जाता है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू और इनटू दोनों है, तब इस स्थिति में उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। लास्ट टर्म पर
मैंने विदित से रिक्वेस्ट की थी कुछ क्वेश्चन डालने की, मुझे अच्छा लगा विदित ने वो क्वेश्चन डाले। विदित आगे से जब भी अगर हम जिसको भी ये जिम्मेदारी दें कि उन्हें क्वेश्चन डालने, वो क्वेश्चन के साथ करीब 6 से 8 घंटे का मार्जिन लेने के बाद उसके आंसर भी डाल दिया था। क्योंकि अगर उसके आंसर बच्चों तक नहीं पहुंचेंगे तो बच्चों को ये नहीं पता लगेगा कि उन्होंने सही किया या गलत किया। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक और आई कि मैंने जब बच्चों से रिक्वेस्ट की थी कि विदित जो क्वेश्चन डाले उन्हें आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना आपने या नहीं करा इसको मैं नहीं जान सकता जब तक कि आप उन क्वेश्चंस को डालते नहीं। यानी आप उन क्वेश्चंस को जो आपने करे, आपको आए, आपको नहीं आए, आप उसको अपने ग्रुप में मेरे से शेयर कीजिए, आपस में शेयर कीजिए, तब मुझे पता लगता है कि आपने उसको सॉल्व किया या नहीं किया। आगे से इस बात को ध्यान रखो क्योंकि सारी पढ़ाई उस स्थिति में बेकार हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस पर फोकस नहीं करोगे। ओके डन। अब आगे आज की क्लास। देखो पहले लेक्चर से हम लोग इस बात पर पढ़ रहे हैं कि एक फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। इसका मतलब अगर एक फंक्शन डिफाइन है तो हम x के उन्हीं मानों को लेते हैं जिनको रखने से fx का कोई मान आता है, वो भी ऐसा मान जो कि हम उसकी डेफिनेशन के अंडर कंट्रोल लेते हैं। इस कलेक्शन को डोमेन कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि किसी ऐसे क्वेश्चंस में उनकी डोमेन निकाली कैसे जाए। फिर जैसा मैंने पिछले टर्म पर बताया, एक क्वेश्चन दिया गया और उसने मुझसे ये पूछा कि ये ऑन टू मैपिंग है या नहीं है। जैसे ही किसी मैपिंग को ऑन टू या इनटू पूछा जाता है, इसका मतलब हमें एक कंपैरिजन चाहिए रेंज और कोडोमेन के बीच में। तो इसलिए मुझे पहले अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की रेंज कैसे निकाली जाती है उस पर बात करनी है, इनके आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं उस पर बात करनी है। तो पहले 10 मिनट मैं ये बात करूंगा कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं ताकि आपको पता हो, और अगर नहीं पता है तो वो इंटरवल थ्योरी क्या होती है इस पर बात कर रहा हूं। देखो जब भी किसी क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, सॉरी उसका आंसर लिखते हैं, एक एग्जांपल के तौर मान लीजिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, बहुत ही सिंपल 1/x। तो मुझे पता है कि जब ये फंक्शन है और इनफाइनाइट हो नहीं सकता, इसका माने x को मैं जीरो नहीं डाल सकता, x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मेरे आंसर को लिखने के कई तरीके हो जाते हैं। जैसे उसमें सबसे पहला ये मेथड आता है कि ठीक है x इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का डोमेन क्या है तो ये आंसर नहीं चलेगा, क्योंकि तब डोमेन का मतलब होता है वो सेट बताना जिसको ले सकते हो, ना कि ये बताना कि इसको नहीं ले सकते। यदि वो केवल इसमें केवल इतना पूछता कि कौन सा एक्स नहीं ले सकते तो तुम्हारा ये आंसर वैलिड था। लेकिन अगर वो तुमसे ये पूछता है कि इस क्वेश्चन का डोमेन क्या है, तो इसका मतलब हमारी बेटा बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमको सब आता है लेकिन हमें लिखने के तरीके नहीं आते। तो अब अगर वो मेरे से ये पूछता है कि इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन का मतलब वो चाहता है कि आप जितने एक्स ले सकते हो उन्हें बताओ। मैंने पहले ही बताया आप सारे एक्स ले सकते हो केवल जीरो को छोड़कर, और सारे का मतलब हो गया रियल। तो मेरा पहला क्वेश्चन आया कि मैं इसको ऐसे कैसे लिख रहा हूं, इस करली का क्या मतलब है, इस आर का क्या मतलब है। तो पहले केवल 10 मिनट दूंगा इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो आपने 2500 बार पढ़ा होगा, एक वर्ड सेट। मेरी मजबूरी होती है कि हर क्लास में कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ती है तो मुझे बताना ही पड़ता है। सेट। सेट क्या है वैष्णवी, सेट की डेफिनेशन क्या है बेटा? कोई और क्लास में है? सिद्धार्थ है? निहाल? सेट की डेफिनेशन क्या है बेटा?
अच्छा, और कोई डिफाइन करना चाहेगा? ईशान, डिफाइन करना चाहोगे? गुड, वेरी गुड। अ कलेक्शन इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज सेट। निहाल, कोई बात नहीं, ट्राई किया है, अच्छी बात है। एक्चुअली किसी दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को मिला देना सेट नहीं कहलाता। सेट एक मैथमेटिक्स का वो वर्ड है जिसमें तुमसे वो ये कहता है, फिर से सुनना जो डेफिनेशन अभी बोली ईशान ने, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन जमा तो कर लिया है, लेकिन किनको? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में कम से कम एक प्रॉपर्टी कॉमन है, उनका कलेक्शन सेट कहलाता है। आप जब कहते हो, घर से निकलते हो कि सब्जी ले आओ, तो आप अपने उस बैग में, झोले में जो ले करके आते हो, अंडरस्टूड है वो सारी सब्जियां होती हैं। अगर आप जूते खरीदते हो, रास्ते में आपको लगता है कि जूते ले लिए, चलो सस्ते मिल रहे हैं या ठीक है जैसे भी है, तो भी आप उसे उस बैग में नहीं डालते हो, क्योंकि उसमें खाने की सामग्री है। जूते अलग रखते हो, हाथ में लेकर के दूसरा पकड़ के ले आओगे, लेकिन उस झोले में नहीं डालोगे। इसका मतलब वो जो कलेक्शन है, जो झोले के अंदर कलेक्शन है, उसका नेचर अलग है, और जो हाथ में तुमने जूते पकड़े हैं उसका नेचर अलग है। तो जब तक उन सब की प्रॉपर्टी एक सी नहीं होती, तब तक उनका कलेक्शन सेट नहीं कहलाता। सेट कहलाने के लिए इट शुड बी मस्ट कि कम से कम उनमें एक प्रॉपर्टी कॉमन होनी चाहिए। बहुत पहले मैंने ये एग्जांपल यूज किया था, शायद पहले लेक्चर में, दोबारा बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जाओ पूजा के लिए कुछ अच्छे फूल ले आओ, तो अंडरस्टूड है कि आप अपने हिसाब से फूल लाते हैं, और सपोज करो कि आप गुलाब ले आते हैं, और गुलाब मुझे नहीं अच्छे लगते, तो मैं आपसे कहता हूँ यार ये कौन से फूल ले आए? हमने कहा था अच्छे फूल ले आओ। इसका मतलब अच्छे शब्द की डेफिनेशन तुम्हारे लिए और मेरे लिए सेम नहीं हो सकती। हो सकता है कि किसी एक टीचर को आप पसंद कर, किसी एक व्यक्ति को आप पसंद करते हो और मैं ना पसंद करता हूँ। हो सकता है आपको लगता हो कि अरे शाहरुख खान की फिल्म देखनी चाहिए, मुझे लगता है यार उसकी तो देखनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम दोनों की डेफिनेशन सेम नहीं है, इसलिए ये परिभाषा सेट में फिट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि मुझे लाल कलर के फूल ले आओ, और तब आप लाल गुलाब ले आए होते, तो मैं आपको डांट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लाल शब्द की जो परिभाषा तुम्हारे लिए, जो डेफिनेशन तुम्हारे लिए, वही डेफिनेशन मेरे लिए। तब ये प्रॉपर्टी सबके लिए कॉमन है, इसलिए इनका कलेक्शन अगर एक जगह किया जाता, हमने कहा लाल रंग की चीजें एक जगह जमा करो, इट इज सेट। अगर मैं कहता अच्छी चीजें एक जगह सब जमा करो, नहीं, ये सेट नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं कि उसमें जो तुम रख रहे हो वो अच्छी कहलाएंगी या नहीं कहलाएंगी। तुम्हारे लिए अच्छी होंगी, मेरे लिए नहीं होंगी। तो इसलिए ऐसी चीजों का कलेक्शन जिनमें कम से कम एक ऐसी प्रॉपर्टी कॉमन हो जो यूनिवर्सल, सब उसको फॉलो करती है, उसे सेट कहते हैं। किसी भी सेट की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये होती है कि सेट को हमेशा करली ब्रैकेट से शो किया जाता है। इसका माने ना ही कभी बड़ा ब्रैकेट सेट के लिए लिखा जाता है और ना ही कभी छोटा ब्रैकेट लिखा जाता है। जब भी किसी सेट में कौन कौन उसके अंदर है ये लिखा जाए, तो हमेशा करली ब्रैकेट लिखा जाता है। एक सेट को नाम देना जरूरी होता है। इसका मतलब अगर इस करली ब्रैकेट में जो जो एलिमेंट्स हैं, हम लोग अभी तुम्हारी क्लास में जितने लोग पढ़ रहे हैं, अगर उनके नाम यहाँ लिख देते तो ये सेट बन जाता। आज की शाम 5 बजे वाली ऑनलाइन क्लास का सेट तो डिफाइन है। ऑनलाइन क्लास में शाम 5 बजे मैथ्स की क्लास हुई है, और कौन कौन उसमें है उनके नाम यहाँ लिख जाते। अब अगर इस तरह से मैं उनको लिखता, तो ये उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। किसी भी एलिमेंट्स के लिए उसका सिंबल होता है ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब अगर वो चीज उसमें है, तो हम बिलोंग या ई को हल्का सा ग्रीक स्टाइल में बनाया जाता है, तो इसको हम लोग बिलोंग शब्द यूज करते हैं या एलिमेंट ऑफ यूज करते हैं। अब जैसे इसमें टू नहीं है, तो जो नहीं होता है उसके लिए इसको काट देते हैं। इसका मतलब टू डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट है, जो इसमें नहीं है उसको काट दिया। किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट
किसी पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं होता। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमने सी यहां लिखा। जैसे तुम्हारी क्लास के नाम लिखूं तो हो सकता है किसी नाम को मैं पहले लिख जाऊं, किसी नाम को मैं बाद में लिख जाऊं। कोई अटेंडेंस तो ले नहीं रहा हूं कि रोल नंबर के हिसाब से होगा। तो अंडरस्टूड है कि मैं किसी भी चीज एलिमेंट को यहाँ पर पहले और किसी भी एलिमेंट को बाद में लिखूं, इसका कोई फर्क सेट में नहीं पड़ता। किसी भी सेट में कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता। जैसे मैं ए और तब बी लिखूं तो ये लिखने का तरीका गलत होता है। कोई भी एलिमेंट किसी सेट में सिर्फ एक ही बार होता है। जैसे मैं रोज की क्लास में, अब अगर फंक्शन चल रहा है तो मुझे मजबूरी होती है 5 मिनट समझाना, लेकिन वो 5 मिनट मुझे भी बोर करते हैं, इसलिए क्योंकि आप उसको पढ़ चुके हो तो बार बार मुझे बताना पड़ता है। तो ये एक तरह से वर्थलेस है, टाइम खराब होता है, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ता है। पर अगर हम इसको मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसी बात को बार बार कहने का कोई मतलब नहीं है। मैं आज की क्लास पूरी एज इट इज लास्ट क्लास कर दूं तो आप बोर हो जाओगे। अंडरस्टूड है, क्योंकि एक चीज को बार बार रिपीट करने से वो सेट नहीं बनता। किसी भी सेट में उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका डिफाइन होना कंपलसरी है। अब डिफाइन होने का कंपलसरी का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर कोई एक एलिमेंट लिखना चाहता हूं और मुझे वो एलिमेंट पता ही नहीं है, तब इस स्थिति में उसको सेट के रूप में बताया नहीं जा सकता। किसी भी एक सेट को बनाने के आपने पढ़ा होगा, दो मेथड्स होते हैं। एक सेट बिल्डर मेथड और दूसरा रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड वो होता है जिसमें आप सारे एलिमेंट्स लिख देते हो, पर हमें जरूरत पड़ती है सेट बिल्डर मेथड की। सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? आप एक सैंपल एलिमेंट लिखते हो और फिर उस सैंपल एलिमेंट के बारे में बताते हो। जैसे मैंने कहा इसका एलिमेंट एक्स है, लेकिन वो एक्स क्या है? वेयर एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने से जो मान निकलेंगे वो आंसर है। इसका मतलब पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। जब फैक्टर एक्टर करोगे तो एक्स के दो मान आएंगे, 2 और 3। तो इसका मतलब एक्स 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो मेरा जो सेट बना उसके एलिमेंट्स 2 और 3 है। अगर कोई एलिमेंट सेट में, याद रखिएगा सेट में कभी कोई नंबर ना तो कॉमन लिया जा सकता है ना अंदर भेजा जा सकता है। सेट में अगर किसी एक सेट में -2 - 3 है तो याद रखिए कभी माइनस को बाहर नहीं निकाला जा सकता, यानी ये जैसे लिखा है वैसे ही लिखा जाएगा। इस स्थिति में एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा एक्स एक सेट है, बी उसका एलिमेंट है, और एक्स के बारे में लिख दिया इट इज फ्रॉम 2 to 5 वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब मैं इस सेट को बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वही नेचुरल नंबर लिए जाने जो 2 और 5 के बीच में, जिसमें 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है, इक्वल लगा। तो पहला नेचुरल नंबर 2। अब 2 के बाद सीधे नेचुरल नंबर 3, 4 और 5। इट्स माई आंसर। लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल सी लेता और वहां भी कुछ ऐसे ही लिखता, एक्स इज इन बिटवीन 2 और 5, लेकिन आगे नेचुरल शब्द का यूज नहीं करता, अब ये सेट नहीं है। अब ये सेट नहीं है, ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे इसका पहला एलिमेंट तो पता है, लेकिन मुझे इसका दूसरा ही एलिमेंट नहीं पता है। कैसे? क्योंकि इस बार मैंने कोई शर्त नहीं दी, मैंने नेचुरल शब्द यूज नहीं किया। तो 2 से 5 के बीच जितनी पॉसिबल संख्याएं हो सकती हैं वो सब लिखती हैं। तो 2.1 भी हो सकती है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे यहाँ 2 के जस्ट बाद वाला नंबर चाहिए, तो आप क्या लिखो? हो सकता है आप 2.1 लिखो, तो मैं कहूंगा नहीं तो 2.01। हो सकता है आप 2.01 लिखो, तो मैं कहूंगा नहीं आ रही तो 2.001 होगी। इसका मतलब मैं इसको डिफाइन कर ही नहीं सकता, और जब मैं इसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकता तो इस पूरे टर्म को करली के माध्यम से हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। करली के माध्यम से इसे एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता।
देन अब क्या मतलब आया, ध्यान से सुनिए। जहां पर सेट फेल हो जाते हैं वहां पर हमें एक नई थ्योरी पढ़नी पड़ती है जिसे इंटरवल थ्योरी कहा जाता है। जैसे ही मैंने कहा कि इस एग्जाम्पल में मुझे जो x चाहिए वो x 2 से 5 के बीच में, पर आगे कुछ नहीं लिखा गया। इसका मतलब 2 और 5 के बीच आने वाली सारी पॉसिबल संख्याएं लिखी। एक इंटरवल हमेशा दो नंबर्स के बीच डिफाइन होता है, जहां वो दोनों ही नंबर ऑलवेज रियल नंबर होनी चाहिए, यानी जिनको तुम संख्याओं के कैलकुलेशन में ले सकते हो वो होने चाहिए, दोनों ही नंबर रियल नंबर होने चाहिए। जब भी किसी इंटरवल थ्योरी को लिखा जाता है तो हमेशा ये ध्यान रखा जाएगा कि इंटरवल हमेशा छोटे से बड़े के लिए होता है। जैसे मैंने कहा 2 से 5 के बीच की जितनी संख्याएं हैं, मैं इसका उल्टा बोलता तो गलत होता, मैं कहता 5 से 2 के बीच की सारी संख्याएं, तो वो मीनिंगलेस है। नियम बनाए जाते हैं ताकि सारे बच्चे एक साथ तैयार कर सकें, तो नियम के हिसाब से मुझे हमेशा जब भी इंटरवल थ्योरी बोलनी होगी तो हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर के लिए बताना। इंटरवल का पहला पॉइंट जिसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं, जहां ओपन इंटरवल का मतलब हुआ अगर मैं छोटे ब्रैकेट का यूज करता हूं पैरेंथेसिस, या फिर मैं बड़े ब्रैकेट के उल्टे साइन का इस्तेमाल करता हूं, चेक इट, या तो मैं ये यूज करता हूं या जो सबसे बड़ा करली यूज ही नहीं कर सकते इंटरवल से, करली केवल और केवल सेट के लिए होता है। बड़े ब्रैकेट का उल्टा, बड़े ब्रैकेट अंदर की ओर ऐसे बनता है, उसका उल्टा अपोजिट तरफ कर, ये दोनों ही ओपन इंटरवल के साइन है। इसका मतलब अगर मैं किसी टर्म को ओपन इंटरवल में लिखता हूं ए टू बी, तो मेरे कहने का मतलब है ए से बी के बीच की सारी संख्याएं ले सकता हूं, लेकिन ना तो ए ले सकता हूं और ना बी ले सकता हूं। जैसे मैंने कहा x बिलोंग्स टू ए टू बी, तो इसका मतलब x ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स हैं, बट ना तो ए है ना तो बी है। लाइक मैंने कहा x बिलोंग्स टू 7 to 16 पैरेंथेसिस छोटा ब्रैकेट, या इसका उल्टा, ये पहचान है कि वो इंटरवल कह रहा है, इसका मतलब कह रहा है वो 7 से 16 के बीच की सारी संख्याएं ले सकते, मींस x 7 से 16 के बीच की संख्याएं हैं पर उसमें 7 नहीं है, यानी अगर मैं 7 कहता कि x को 7 रखा जाए तो गलत कहता, यानी 7 मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास 7.00004 है, यानी 7 के बाद जिस भी संख्या को तुम इमेजिन कर सकते हो वो है। मेरे पास 7.1991 है, मेरे पास 8 है, 8.2 है, मेरे पास 15.99994 है, लेकिन मेरे पास 16 नहीं है। ये किसी इंटरवल को पढ़े जाने का तरीका होता है। इसका मतलब छोटे ब्रैकेट के साइन में या उल्टे बड़े ब्रैकेट के साइन में अगर कोई नंबर लिखा जाता है तो वो कहना चाहता है इट इज अ थ्योरी फॉर ओपन इंटरवल, यानी इनके बीच के नंबर डोमेन में होंगे, सारे होंगे। मैंने एक एग्जाम्पल पे तुमसे ऐसे इसको लिख करके समझा, या अभी थोड़ी देर में और समझाता हूं, पहले पूरी बात। फिर दूसरे नंबर पे होता है जिसे हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। जब हम क्लोज्ड कहते हैं तो हम हमेशा बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं। बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है, अब जैसे मैंने इसमें लिखा कि x क्लोज्ड ए से बी के बीच के सारे नंबर,
तो इसका अर्थ ये हुआ एक्स ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ए और बी के बीच के सारे नंबर भी हो सकते हैं। दैट मीन्स एक्स इन बिटवीन ए टू बी सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल पे अगर मैं कहता एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज 2 to 5, तो एक्स 2 हो सकता, सही है, 2 से पहले कुछ नहीं होगा, 2 हो सकता है। एक्स 2.003 हो सकता है, क्योंकि वो 2 और 5 के बीच के सारे नंबर लेने को कहता है। एक्स 4.991 हो सकता है, और एक्स 5 भी हो सकता है, क्योंकि इस बार मैंने कहा इसको ये क्लोज्ड इंटरवल। जब मैं तीसरे इंटरवल पर आता हूं, जिसे ओपन क्लोज्ड कहा जाता है, अगर मैं ओपन क्लोज्ड कह रहा हूं, तो पहले मैंने साइन यूज किया ओपन का, और फिर साइन यूज किया क्लोज। तो सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि इस जिस तरफ ओपन का साइन लगा है ये नहीं लेना है, और जिस तरफ क्लोज का साइन लगा है ये नंबर लेना है, और बीच के तो सारे नंबर हैं ही। जैसे मैंने कहा x बिलोंग्स टू द ओपन ए टू क्लोज्ड बी, तो इसका अर्थ ये हुआ x ए से बी के बीच के बीच सारी संख्याएं हैं, लेकिन ए शामिल नहीं है, बट बी शामिल है। एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता x 3 to 7 क्लोज के बीच का नंबर है, 3 ओपन टू 7 क्लोज, तो x 3 नहीं हो सकता, मेरे पास 3 नहीं है, लेकिन मेरे पास 3.005 है, मेरे पास 6.99 भी है, पर इस बार x 7 भी ले सकता हूं, और 7 से बड़ा नहीं ले सकता। ये हो गया ओपन क्लोज। एंड द लास्ट वन इज क्लोज्ड ओपन। अब अगर मैं पहले क्लोज्ड लिख रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे पहले क्लोज का साइन और बाद में ओपन का साइन बनाना चाहिए। इसका अर्थ ये निकला, अब अगर मैं इसमें ए टू बी लिखता और कहता एक्स इनके बीच में, तो सिंपल जिस तरफ ओपन का साइन लगा है उस तरफ को नहीं लेना है, जिस तरफ क्लोज का लगा है उसको लेना है। यानी इस बार ए इंक्लूडेड है जबकि बी इंक्लूडेड नहीं। बहुत टिपिकल नहीं होता, याद रखिए करली नहीं लगा सकता। करली जो सिंबल होता है वो सेट थ्योरी के लिए होता है, यानी जिसके एलिमेंट डिफाइन होते हैं 3 और 5 तो करली, लेकिन 3 से 5 तो इंटरवल। इस छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आंसर आपको जब भी आगे अब लिखने हैं वो इन्हीं थ्योरी। कुछ चीजें जो आप जानते हो मुझे केवल यहां पर लिखना है। आपको पता है कि जब हम सेट पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि ये सब चीजें 10th से रिलेटेड है लेकिन बतानी पड़ रही है, तो ये यूजुअल साइन है नेचुरल नंबर। इसका मतलब अगर मैं केवल नेचुरल नंबर ले सकता हूं तो मुझे n लिख देना चाहिए। जहां नेचुरल नंबर का मतलब हुआ वो नंबर जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, या ये कह सकते हो सिंपल कि जब मैंने गिनती शुरू की थी छोटे में, पहली बार जब मुझे किसी ने मैथ पढ़ाया होगा, रटाया होगा, तो उसने गिनती मुझे कहा होगा 1 2 3 4, उसने 0 से नहीं पढ़ाया होगा, 1 के बाद 1.5 नहीं पढ़ाया होगा। बस ऐसे अगर याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। अप टू इनफाइनाइट। फिर ये जो W का साइन होता है, आपको पता है ये कहता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है वो सारे नंबर्स जिनसे हम किसी भी नंबर को बना सकते, इसलिए यहां पर 0 भी इंक्लूड हो जाता है, और ये भी इनफाइनाइट तक। फिर आ जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। जब मैं सेट ऑफ इंटीजर्स कहता हूं, तो इसका मतलब जितने ये नंबर्स हैं, अब इंटीजर तो है ही, लेकिन सारे इंटीजर का मतलब होता है कि मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं। अब स्वाभाविक है कि अगर मैं सारे नंबर की बात करूंगा तो वन साइडेड हो सकता है, इधर गिने जाए, हो सकता है उसके अपोजिट गिने जाए, इसलिए मुझे 2 साइन की जरूरत है, और उन 2 साइन के कारण अब मैं नेगेटिव साइन के साथ भी इन्हें रिप्रेजेंट करने लगता हूं, तब इन्हें सेट ऑफ इंटीजर्स कहा जाता है।
अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाए तो आई प्लस लिखते हैं, इसका मतलब केवल पॉजिटिव इंटीजर लेने, आई माइनस नेगेटिव इंटीजर लेने। फिर आ जाता है इन सब के बाद, इसको ध्यान रखिएगा, इसको जेड साइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ऑफ इंटीजर को जेड भी लिखा जाता है, लेकिन आप बेहतर हो कि आप लिख दीजिए ब्रैकेट में ये क्या है। और द लास्ट वन रियल। सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब होता है हर वो पॉसिबल नंबर जो कि हम लोग जोड़ घटा सकते हैं, चाहे वो दशमलव में हो चाहे वो रूट में हो, वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर इस तरह से नहीं लिखे जा सकते। रियल नंबर का मतलब सारे नंबर, और सारे नंबर में का मतलब हो गया हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए जब भी रियल नंबर वाला हमारा आंसर आता है तो मैं आर लिख करके छोड़ता हूं, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। और या फिर इंटरवल थ्योरी से छोड़ता हूं अपने आंसर। मैंने भी जैसा बताया कि किसी भी आंसर को लिखते वक्त ए टू बी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा छोटे नंबर को पहले और बड़े नंबर को बाद में। इनफाइनाइट जिस तरफ भी होगा उस तरफ हमेशा पैरेंथेसिस का साइन लगे, क्योंकि इनफाइनाइट डिफाइन नहीं कर सकते, एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि यह है। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मैं कहता हूं x ग्रेटर देन 5 या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, तो वो सारे नंबर जो 5 से बड़े हैं, 5 शामिल है इसलिए क्लोज, और 5 से बड़े तो और आगे और आगे और आगे और आगे चलते चले गए तो आखिरी में आ गए इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट की तरफ कभी क्लोज का साइन नहीं लगेगा, जब भी लगेगा अब हमेशा पैरेंथेसिस का साइन लगेगा। या किसी एग्जांपल में मैं कहता x लेस देन 2, दो से छोटे सारे नंबर, लेकिन इस बार मैंने देखा दो शामिल नहीं है तो पैरेंथेसिस से छोटे, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट तक मैं जा सकता हूं, और माइनस इनफाइनाइट सबसे छोटा नंबर होता है। बहुत सारे बच्चे कभी कभी गलती से इसको इधर बना देते, लेकिन अगर माइनस इनफाइनाइट के साथ लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये सबसे छोटा नंबर है, और इंटरवल थ्योरी के हिसाब से इसको सबसे पीछे होना चाहिए। दैट्स व्हाई ये ए का काम करेगा, और इनफाइनाइट जिस तरफ होगा उधर हमें पैरेंथेसिस तो लगाना ही लगेगा। अगर कोई एक एलिमेंट सेट में नहीं है, जैसा मैंने बताया अभी जो आंसर दिया, मैंने जैसे ये लिखा r-0, तो r-0 का मतलब हुआ सारे रियल नंबर ले सकता हूं पर जीरो नहीं ले सकता। कहने का मतलब अब जैसे फिर मैं डोमेन पे आने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, पहले एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर कुछ क्वेश्चन के डोमेन निकालने के मैथड पर बात, या सीधे चलो शुरू ही करते। मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन और मैंने कहा फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। शुरुआत एकदम सरल से की जाए, समझने से की जाए। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, वो फंक्शन एक सिंपल लीनियर फंक्शन 3x+1, यानी जिसका डिनोमिनेटर नहीं लिखा, अंडर रूट भी नहीं लगा। ध्यान से सुनना, इसको लिखते जाना। डिनोमिनेटर भी नहीं है, अंडर रूट भी नहीं है, पावर एक्सपोनेंट जैसा भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में मुझे केवल 3 बातें याद रखनी है। मुझे उन एक्स को नहीं लेना चाहिए जिससे इनफाइनाइट बनता हो, मुझे उन एक्स को भी नहीं लेना चाहिए जिससे इमेजिनरी बनता हो, और उन एक्स को भी नहीं लेना चाहिए जिससे इनडेटर्मिनेट बनता हो। इनके कासेस, कारणों पर बात करते हैं। कोई भी नंबर इनफाइनाइट तब होता है जब डिनोमिनेटर में, और अगर क्वेश्चन के पास डिनोमिनेटर है ही नहीं तो जीरो होने का तो, डिनोमिनेटर है नहीं का मतलब 1 है, तो जीरो होने का तो चांस ही खत्म हो गया ना। इसका मतलब ये फंक्शन x के किसी भी मान पर कभी इनफाइनाइट नहीं होगा। इमेजिनरी होने का चांस हमेशा रूट के पास, हमेशा ऑलवेज। अंडर रूट नहीं होगा तो इमेजिनरी का मार्जिन ही नहीं आएगा। इसका मतलब अगर रूट नहीं लगा है तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये फंक्शन इमेजिनरी भी नहीं हो सकता।
और अगर ये फंक्शन इमेजिनरी नहीं हो सकता तो इसका मतलब हो गया हम सारे एक्स डाल सकते हैं जो मेरा मन करे, और जो मेरा मन करे सारे एक्स का कलेक्शन डोमेन कहलाता है। इसका मतलब डोमेन, ऐसे फंक्शन का डोमेन हमेशा रियल नंबर। आप इस बात को ऑलवेज याद रखें, कोई भी एक फंक्शन अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है किसी भी डिग्री, कोई बटे अटे में, जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये अंडर रूट नहीं हो सकती, ये 5 6 7 ऐसी कोई भी संख्या हो, तो आपका आंसर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, जब भी मैं तुमसे पूछूं इसका डोमेन क्या होगा तो आप मुझे बताओगे कि डोमेन ऑल रियल नंबर। कभी इस बात को ध्यान देना, एक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और उलझाने के लिए तो होते ही। जैसे ही उसने क्वेश्चन कहा कि एक फंक्शन है 3x+5 और कहता है एक दूसरा फंक्शन gx है, वो ax² + bx+c है, जहां a b एंड c आर रियल नंबर्स। वो कहता है एक फंक्शन hx बनाया जाता है जो कि fx और gx के मिलाने से बनता है, देन फाइंड द डोमेन ऑफ hx। बच्चे इसमें बहुत टाइम बर्बाद करते, कोई जरूरत नहीं। जब दो ऐसे फंक्शन जोड़े जा रहे हैं, दोनों ही पॉलिनोमियल है, भले किसी डिग्री के हो, 1 के हो 2 के हो, आप टाइम बर्बाद ही मत कीजिए, आपका आंसर डोमेन इज ऑल रियल, यानी ऐसे फंक्शन का डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर है। क्या ये बात पहली स्टेप क्लियर हुई है या बाउंस है? बेटा कुछ बताते चलो। कोई लीनियर फंक्शन हो चाहे जैसा, उसका डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर हो। फिर एक क्वेश्चन आया, अब की बार मैंने इस क्वेश्चन को ax+b/cx+d लिखा। जैसे ही मैंने किसी क्वेश्चन में, अभी मैं रूट नहीं देखना, लेकिन डिनोमिनेटर दिखाई दिया, तो मुझे यह याद रखना चाहिए अगर वो फंक्शन है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर की जगह जो भी लिखा हो यानी वो जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस का d/c नहीं हो सकता। और मैं तो डोमेन पूछ रहा हूं, तो मुझे तो इसका उल्टा बताना है कौन सा एक्स हो सकता है। इसका माने मेरा आंसर, मैं सारे रियल नंबर ले सकता हूं बट द पर्टिकुलरली वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर d/c नहीं ले सकता, -d/c। ये मेरा डोमेन है। एक क्वेश्चन और, मैंने कहा फाइंड डोमेन ऑफ, मैंने फंक्शन लिखा 2x+1/x² -5x+6। मुझे इससे मतलब नहीं था कि न्यूमरेटर क्या, मुझे मालूम है अंडर रूट नहीं है लेकिन बटे है, डिनोमिनेटर है, इसका मतलब इनफाइनाइट बन सकता था। कौन सी वैल्यू पर इनफाइनाइट हो रहा है? x² -6, इसका मतलब कौन से x पर होगा? तो इसके फैक्टर किए x-2 x-3 पर। बड़ी सिंपल सी बात है, x ना तो 2 हो सकता है ना 3 हो सकता है, क्योंकि 2 डालने पर भी बटे में 0 आएगा और 3 डालने पर भी बटे में 0 आएगा। यानी मेरा आंसर ऑल रियल नंबर सब ले लो अजय, लेकिन ना तो 2 ले सकते हो ना 3 ले सकते हो। तब इस स्थिति में हम लोग, आई होप ये चीज समझ में आई होगी,
हम लोग डोमेन को आसानी से डिस्क्राइब। एक क्वेश्चन अभी इसी कॉन्सेप्ट पर और, मैंने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स जो कि 2x + 1 अपॉन x² - 5x + 7 है, और मैंने तुमसे कहा इसका डोमेन क्या हो। इसका मतलब कहानी तो वही है, सब कुछ सिंपल दिख रही है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आपको ये बातें आती हैं या नहीं आती हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं, ये कभी जीरो नहीं होगा, ये एक्स की किसी भी वैल्यू पर कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बड़ा सिंपल सा कारण है, आपने पढ़ा हो शायद, नहीं पढ़ा हो तो मैं तो बताऊंगा ही अगले टर्म। x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac, 25 में 28 गए माइनस का 3, और अगर वो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव, तो तुम कोई भी एक्स डालो, ये कभी जीरो नहीं हो। इसका मतलब एक्स की सारी वैल्यू पर ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, और सारी वैल्यू पर जो तुम्हारा मन करे, और जब सारी वैल्यू पर ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ये कभी जीरो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब अब फिर इस बार मेरा डोमेन आंसर आया ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि मैं बच किससे रहा था? जीरो लाने से। और जीरो लाने के लिए जो डोमेन है, सॉरी जो डिनोमिनेटर है, उसे जीरो, इनफाइनाइट लाने के लिए उसको जीरो होना चाहिए, वो हो नहीं रहा, वो एक्स की किसी वैल्यू पर नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं जो एक्स चाहूं वो डाल सकता। ये सारी बातें मैं फिर से एक बार आपको अगले टर्न पर करूंगा, लेकिन तब थोड़े करने का या बताने का तरीका अलग हो। फिर एक क्वेश्चन मैंने और दिया, जैसे अब मैंने कहा फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन वेयर द फंक्शन इज √2x - 3। जैसे ही मैंने किसी क्वेश्चन पे अंडर रूट का साइन देखा, √2x - 3, रूट इमेजिनरी क्रिएट करता है, और इमेजिनरी होने के लिए यह कंपलसरी है कि रूट के अंदर माइनस साइन आना चाहिए, तो इमेजिनरी हो जाएगा। पर मुझे तो इमेजिनरी चाहिए नहीं, इसका मतलब मुझे बचना है कि रूट के अंदर माइनस साइन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 2x - 3 है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये कब ऑलवेज पॉजिटिव है? जब x हमेशा 3/2 से बड़ा। ये नहीं लगता कि ये बताना है, फिर भी बताऊंगा, x 3/2 से बड़ा है। अब मुझे पता है कि मेरे को जो आंसर यहाँ सूट करेंगे वो सारे वो हैं जब ये 3/2 या 3/2 से बड़ा है। अगेन मैंने यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाई थी, वो दोबारा लगा दी, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो भी डिफाइन है। इसका मतलब मेरा आंसर आया कि जो डोमेन जो एक्स में ले सकता हूं वो 3/2 या उससे बड़े। अब 3/2 तो है, तो क्लोज साइन से लेकर आगे के सारे यानी अप टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की तरफ हमेशा पैरेंथेसिस है। मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया, एफ एक्स इज इक्वल √1 - 4x। अभी भी पॉलिसी नहीं बदली, पॉलिसी अभी भी वही। ये जो 1 - 4x है, अगर ये प्लस का है तो ही हो सकता है। जैसे x को 1 डाल देंगे पॉसिबल नहीं, लेकिन x को -1 डाल देंगे तो पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये ध्यान रखना है कि इस पूरे को कोई भी x डाला जाए पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब अगर तुम लोगों को थोड़ी सी इनइक्वालिटी याद हो तो उसको एक बार रिवाइज करो, नहीं याद हो तो मैं एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है।
मेरा, नहीं तो मैं समझा ही नहीं पाऊंगा सारी। अगर ए और बी कोई दो नंबर हैं जहां ए से बी बड़ा है, ए इज द ग्रेटर देन, ए बी से बड़ा, मैंने दोनों ओर किसी एक कांस्टेंट नंबर को अगर जोड़ा या घटाया तो उनकी इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जानते 5 3 से बड़ा है, अगर दोनों ओर दो यानी सिंपल एक सी संख्या जोड़ी जाए तो ये 7 होगा, ये 5 होगा, इसका मतलब जो ग्रेटर का साइन था तो अभी भी वही का वही। अगर मैं दोनों तरफ एक पॉजिटिव संख्या सी, एक पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई कर देता, ये ए सी और ये बी सी, तो भी उसकी साइन ऑफ इनइक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर पहले वो ग्रेटर का साइन था तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी ग्रेटर का ही साइन रहेगा। एक एग्जांपल से समझ, 5 3 से ग्रेटर, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई सेम संख्या, तो इधर 10 हो गया, इधर 6 हो गया, इसका मतलब अभी भी लेफ्ट हैंड साइड ही ग्रेटर है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं एक नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों तरफ, तो इधर एडी बन गया, इधर बीडी बन गया। याद रखने वाली बात, जैसे ही किसी नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हो साइन ऑफ इनइक्वेशन भी पलट जाती है। पलट जाने का मतलब अगर पहले पॉजिटिव थी तो अब नेगेटिव हो जाएगी, और अगर पहले नेगेटिव थी यानी लेस देन का, पहले ग्रेटर देन का साइन था तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद तो लेस देन का साइन हो जाएगा, और पहले अगर लेस देन होता तो ग्रेटर हो जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल, 5 3 से बड़ा है, दोनों ओर -1 मल्टीप्लाई कर, तो मैं जानता हूं नंबर लाइन पे पीछे, इसका मतलब -5 जो है वो -3 से छोटा है, तो साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज हो। मुझे ये क्यों बताना पड़ा, जब भी किसी क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट निगेटिव हो तो पहले नंबर लाइन सॉल्यूशन के हिसाब से उसे पॉजिटिव बनाया जाता है। उसे पॉजिटिव बनाए जाने का मतलब ये हुआ मैंने दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4x -1। लेकिन 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 चाहे जीरो ही क्यों ना हो, अगर हम -1 इन इक्वेशन में यूज कर रहे हैं तो उसकी साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाती। इसका मतलब 4x को 1 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब x को 1/4 से छोटा होना चाहिए, तब वो आंसर सूट करेगा। तो वो सारे x जो कि 1/4 से छोटे हो मैं वो ले सकता। तो मेरा डोमेन क्या आया, ऑल रियल नंबर। सही है या कुछ गलत? मुझे यहाँ ऑल रियल नंबर से इसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? किस थ्योरी से बताना चाहिए? विदित, इसको किस थ्योरी से बताना चाहिए? विदित, इसके आंसर को इंटरवल की किस थ्योरी से बताना चाहिए? मैं यहां पर जैसे ही मैंने देखा, जैसे ही मैंने देखा कि x के सारे मान जो 1/4 से छोटे हैं मैं ले सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं माइनस इन्फिनाइट से 1/4 के बीच के नंबर ले सकता हूँ। और जिस तरफ माइनस इनफाइनाइट होता है उस तरफ हमेशा पैरांथेसिस लगती है, से कहां तक? 1/4। क्या 1/4 शामिल है? हाँ शामिल है, इसलिए क्लोज कर सकते। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस आप करोगे तो सीखोगे। मैंने जैसे पिछले टर्म पर एक क्वेश्चन बाई लक पूछ लिया था कि साइन एक्स को लेकर, तो मुझे उसका आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला था। तब मैंने उसी रात ये सोचा था कि मेरी मजबूरी होगी कि टाइम लगे या कुछ भी है, अगर मैं बेसिक्स को अवॉइड करके चलूंगा तो तुम धोखा खाओगे। अभी कुछ एक क्वेश्चन यहाँ, इसका पहले इमेजिनरी का और कर दूं फिर अपनी बात समझा। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन दिया आपको डोमेन के पर, अब उसको अपॉन में दे दिया,
1/√(x-2)। इसका मतलब जब मैं 1/√(x-2) कह रहा हूं तो अब ये चीज है में तो दो चांस खुलेंगे, अपॉन में है यानी डिनोमिनेटर है, 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ रूट है, इसका मतलब इमेजिनरी होने के चांस बढ़ जाते। इसलिए इस बार मैं जानता था कि इसके अंदर के नंबर रूट है यानी पॉजिटिव होने चाहिए, और अपॉन है यानी 0 भी नहीं होना चाहिए, तो मेरे नंबर 0 से बड़े होने चाहिए। अब यहां पर मैं इक्वल का साइन नहीं लगा सकता क्योंकि डिनोमिनेटर है, ये हमें ध्यान रखना। तो मेरे पास जो सारे एक्स मिलने वाले हैं वो 2 से बड़े होंगे। अब मेरा आंसर डोमेन का क्या लिखा जाएगा, ओपन इंटरवल। ओपन क्यों, क्योंकि टू शामिल नहीं है, ओपन 2 से आगे के सारे नंबर शामिल हैं यानी इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट जिस तरफ भी होगा उधर तो इंटरवल क्लोज का लग ही नहीं सकता, वहां तो आपको ओपन का लगाना ही लगाना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैं एक दो बातें और आपसे करनी है मुझे, जो समझाने के लिए मेरे लिए बहुत क्लियरली। अभी जब क्लास खत्म हो तो आप में से सभी लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप में से कितने लोगों को इनइक्वालिटी आती है। क्योंकि अगर आपको इनइक्वेशन नहीं आती, इनइक्वालिटी नहीं आती, जो कि वैसे तो आपने 11th में शायद चैप्टर के रूप में यूज होती है, लीनियर इनइक्वेशन के बाद क्वाड्रेटिक वगैरह थोड़ी सी है, लेकिन हमको तो बहुत आगे तक पढ़ना है। तो अगर आपको वो अच्छे से नहीं आती है तो आप इन क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मैं इस क्वेश्चन को बदल रहा हूं और केवल इस क्वेश्चन को यहां एक्सचेंज करे दे रहा हूं कि रूट ऑफ x-1, x-2 और x-3 मेरे लिए समस्या हो जाएगी। समस्या कैसे हो जाएगी कि अब उतना आसान क्वेश्चन नहीं रह गया जितना यहां दिखता। मैं उस स्थिति में तो बहुत आसानी से बता पा रहा था जब एक लीनियर फंक्शन अपॉन में लीनियर टर्म, लेकिन अगर वो लीनियर से अधिक हो जाए तब मेरे लिए समस्या है, क्योंकि अंडर रूट लगा, इसका मतलब इमेजिनरी से बचना भी। तो मैं ये जानता हूं ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अब कैसे, जैसे यही सोच करके देखो, एक नंबर 2.5 डाला जाए, 2.5 -1 प्लस है, 2.5 -2 प्लस है, लेकिन 2.5 -3 माइनस है, प्लस प्लस माइनस ये तो माइनस हो गया, तो 2.5 मेरे पास शामिल नहीं है। तो ये दिक्कत हो जाती है कि क्या हम एक एक नंबर डाल के देखें। फिर मैंने यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है वो तो सिंपल फैक्टर में लिख के दिखा दिया, तुम देख भी सकते हो, चलो कर ले कोशिश, लेकिन कभी ये सब मल्टीप्लाई करके लिख दिए जाए, ऊपर भी एक टर्म और नीचे भी एक टर्म, हम फंसा। तब ऐसे जितने क्वेश्चन है उनके लिए मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स आने चाहिए जिन्हें हम इनइक्वालिटी में पढ़ा। साथ ही साथ अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया। आपको साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, जैसे टेन है फंक्शन में, अगर एफ एक्स बराबर 10x तो हम जानते हैं tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, तो x की जगह 90 डिग्री नहीं डाल सकते, इसका मतलब 90 मेरे पास डोमेन में नहीं है। पर ये सारी चीजें सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आएगा, इनसे बन सकने वाले क्वेश्चन